क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बिलियन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, उसको हम लोग 10 मिनट के अंदर गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वाले चैप्टर को कच्चा चबाएंगे 10 मिनट के अंदर मेरे भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो भैया मोलरता आप लोग पढ़े होंगे, जरा हमसे भी सुन लीजिए। 1 लीटर विलयन में, अच्छा विलयन का मान कितना भैया? 1 लीटर में करा कि उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ओ मतलब विलयन का मान कर दो 1 लीटर और उसमें विलेय कितने घुले हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या को ही बिलियन की मोलरता कहते हैं मेरे भाई। गर्दा गर्दा मचा देना, यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 मार्च को। ठीक है, एग्जाम्पल दे मेरे भाई। यहाँ पर कह 0.2 दिया है यम ना, तो कह कि इसका अर्थ क्या हुआ? यूरिया के जली विलयन का अर्थ क्या है? तो लिखिएगा अर्थ ये है मेरे भैया, यूरिया के 0.2 मोल, देखो इतने मोल जो हैं, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो अब कहा कि मोललता से क्या समझते हैं। क्लास 12 सॉल्यूशन के भैया चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है ना, विलयन के। मोललता से क्या समझते हैं, मात्रक भी बताइए भैया। तो देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में अंतर क्या था मेरे भाई, ध्यान देना। उस वाले में क्या था कि 1 लीटर विलयन में, मोलरता वाले में लिखना था 1 लीटर विलयन में। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, मोलरता वाले में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। यहाँ भी देखो भैया सेम वही बात है, ठीक है ना, संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कि इसमें लिखना था 1 लीटर विलयन में, यहाँ पे लिखना है 1 किलोग्राम विलायक में। बाकी सारा खेला मेरे भाई वही है। मात्रक पूछेगा मोललता की तो लिखिएगा मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। अब देखो मेरे शेरा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोल प्रभास से क्या समझते हैं। मोल प्रभास से क्या समझते हैं, या होता है आपको भुलवा के दे दे भैया कि मोल अंश को उदाहरण सहित समझाइए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 एग्जाम में मेरे भाई जब आएगा कल, ठीक है, तो क्या कहोगे, विलयन में उपस्थित, ध्यान दो भैया, विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के, मान लो भैया विलयन में उपस्थित है, ठीक है, क्या है उपस्थित, किसी पदार्थ के मोल, लिखा है मोल, और कुल मोलों की संख्या। ओ मतलब मोल होगा भैया किसी पदार्थ का, और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हेडिंग वाला कहते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, देखो भैया यदि यहाँ पे लिखा है विलेय तो लिखेंगे विलेय के मोल, अब कुल यहाँ पे लिखोगे विलयन के मोल, ठीक है ना, यन प्लस कैपिटल यन। तो ये विलेय कहेगा तो यहाँ विलेय लिखोगे, और विलायक कहेगा तो यहाँ पर विलायक कहेंगे। ठीक है ना, आप लोग समझदार हो, पढ़े होंगे, बस केवल सरसरी निगाह से मेरे भाई देखते चलो। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे। कहा कि 2 द्रव ए व बी के क्वथनांक, ओ ए का क्वथनांक देख मेरे भाई कितना है, आपके सामने दिया है, ठीक है, 145 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, और बी का दिया है इतना। तो क्या कर रहा है यार, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ताप पर, ठीक है, सेल्सियस ताप पर कौन से द्रव का वाष्प ताप अधिक होगा। देख मेरे भाई, बस आपको देखना है कि किसका टेम्परेचर कम है, किसका, ए वाले का कि बी वाले का, ए वाले का कम है। तो देखो कम क्वथनांक वाला, कम क्वथनांक वाला द्रव, ठीक है, अधिक वाष्पशील होता है। ध्यान दो भैया, कम क्वथनांक वाला द्रव अधिक वाष्पशील होता है, अतः 80 सेल्सियस ताप पर कौन होगा मेरे भाई, द्रव ए, द्रव ए का वाष्प दाब अधिक होगा मेरे शेरा। ठीक है,
बस क्यों, सुन लो मेरे भाई। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, इसको तो मेरा शेर जब आज पढ़ा होगा, ठीक है ना। समपराशरी वे विलयन जिसके जिनके समान ताप पर, ध्यान देना, टेम्परेचर क्या है, समान है। पराशर दाब भी समान होता है, बाहर समान, देख भैया यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी समान, ठीक है। और यहाँ पर भी समान है, समाने समान मेरे भाई है, सब इक्वल है। मतलब वे विलयन जिनके समान ताप पर पराशर दाब भी समान होता है, ठीक है, और सांद्रता भी समान होता है, ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं मेरे शेरा। गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है। कल के पेपर में यदि आता है तो देख भाई, किसी न किसी के पेपर सेट में तो रहेगा। अब किसके पेपर सेट में है, किस्मत आजमाओ। एक अवाष्पशील विलेय को, ठीक है ना, किसी विलायक में घोलने पर उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। अच्छा, अवाष्पशील विलेय को तुम घोल रहे हो विलायक में। अच्छा बताओ मेरे भाई, विलेय विलायक विलयन क्या होता है, सुन लो। जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हो, विलेय कहते हो। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक, और जो बन के तैयार होता है मिलाने पर उसे कहते हैं विलयन, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। अब देखो, इसका यहां पर लिखोगे, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तब, देखो यहां तक तो इजी है। अब सुनो, विलयन के पृष्ठ पर, विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। ओ मतलब जब ये वाला खेला जब तुम मेरे भाई करोगे ना, तो करा कि विलयन के पृष्ठ पर, सरफेस पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए मेरे भैया, इसीलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अच्छा, तो मेरे भाई आपको सिर्फ ये वाला लाइन याद करना है, ठीक है ना। और इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं मेरे शेरा, ठीक है। चल मेरे भाई, अब बताओ अगला क्वेश्चन। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा मेरे भाई फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, बिलियन से, ठीक है। वन शॉट चल रहा भैया, एक शॉट में काम खत्म। रुक जाओ 5 मिनट और। पराशरण की क्रिया में, पराशरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, तो मेरा शेरा बोलेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब कहेगा बेटा, विलेय विलायक में से कहेगा बेटा बस तू विलायक वाले को मैं बाहर भेजूंगा, ठीक है ना, और पारगम झिल्ली, समझते हो ना। जबकि विलेय के अणुओं का विसरण नहीं होता है, ठीक है ना। भैया इसका यही महत्व है। पराशरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, कहता है बेटा मैं सिर्फ विलायक के अणुओं को ही आर पार होने दूंगा, विलेय वालों को रोक लूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल क्या है जरा कमेंट करना, ठीक है ना, जिनको आ रहा है। जरा हम भी देखें तो कितने लोग पढ़े हो। साधारणतया, सॉरी हाँ, किसी विलायक में विलेय को घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। ओ ध्यान देना मेरे भाई, कह रहे कि किसी विलायक में मान लो कोई चीज घोल रहे हैं विलेय, ठीक है ना, घोल रहे हैं, तो कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है बाबा। तो कहिएगा कि जब किसी विलायक में, ध्यान दो, जब किसी विलायक में कोई, देखो ये वाला लाइन, कोई अवाष्पशील द्रव घोला जाता है, अच्छा तब क्या होगा, तब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। देखो ये वाला लाइन मेरे भाई, वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे ही वाष्प दाब मेरे भाई कम होगा ना, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अवाष्पशील तुम द्रव जब मिलाते हो ना, घोलते हो, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब भैया ये वाला जो है कम होगा, ठीक है, तो ये वाला जो है बढ़ जाएगा मेरे शेरा, जरा ध्यान देना। पराशरण से आप क्या समझते हैं, पराशरण से क्या समझते हैं बता मेरे भाई, पढ़े हो, आ रहा है ना। और पराशरण दाब का व्यंजक लिखिए,
तो बता मेरे भाई क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो समझो, कह रहा है कि विलयन के अणुओं का, सॉरी विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, विलायक के अणुओं का, ध्यान दो मेरे भाई, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से कौन बाहर अंदर बाहर करेगा? विलायक, ठीक है ना। तो वही करा, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, देख भैया, कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, ओ बारे बाबा रे बाबा, स्वतः स्वतः अपने आप, स्वतः अपने आप प्रवाह जो होता है ना, उसी को कहते हैं परासरण। क्या कहते हो मेरे भाई? परासरण। मतलब विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है मेरे बाबा, उसी को क्या कहते हो? जल्दी बोलो। परासरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर में पूछेगा भैया इसका जो है, आप बताइए सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है ना। और एन का मान डब्ल्यू बाई एम भर देना, ठीक है, देख लेना। चलो भैया, राउल्ट, रे यार, राउल्ट वाला नियम तो पेपर को चिरते फाड़ते फोड़ते हुए आएगा मेरे भाई। किसी न किसी के पेपर सेट में 7 पेपर सेट बनता है, कम से कम 3-4 सेट में तो जरूर रहेगा। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है? परिभाषित कीजिए, सीमाएं भी लिखिए। अरे मेरे शेरा, देखे होंगे, मुझे पता है आप लोग पढ़े होंगे, गर्दा गर्दा मचाने वाले हम आप लोग। तो कहिएगा, किसी विलयन के वाष्प दाब का, देख भाई पढ़े हो तो रिवीजन कर लो, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ध्यान दो, आपेक्षिक अवनमन, यहां से स्टॉप हो जाओ। आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाजों के बराबर होता है। देखो, आपेक्षिक अवनमन, इसको पूरा बोल रहा है, आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय, ये विलेय वाला है, ठीक है ना, अभी हुआ था ना मोल प्रभाज में, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे पढ़े होगे उसे पढ़ लेना। देख भैया, मैं यहाँ पे ताबड़तोड़ बोला हूँ क्योंकि मुझे अभी न्यूमेरिकल भी बताना है, ठीक है। राउल्ट की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं भैया, तो ध्यान देना, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील, ध्यान दो भैया, कौन सा शील? अवाष्पशील एवं विद्युत अनवघट्य के विलयनों पर लागू होता है। राहुल भैया कहे थे कि हमारा नियम जो है केवल अवाष्पशील और विद्युत अनवघट्य के विलयन पर ही लागू होगा, वाष्पशील वाला मत कर देना। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर ही सफल है, तनु विलयन पर ही सफल है भैया। तनु मतलब हल्का, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं, ध्यान दो, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उन विलयनों पर राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा भैया। जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाएंगे और मतलब उस पर जो है राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा बाबा, ध्यान देना, ये काम नहीं करेगा, इस पर काम करेगा, इस पर काम करेगा। जो विलयन, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाएंगे तो भी राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा बाबा। मतलब अवाष्पशील के लिए, विद्युत अनवघट्य के लिए, तनु विलयन के लिए खेला होगा राउल्ट का नियम मेरे भाई। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना मेरे क्लास 12 के शेरों श्रेणियों, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। अब देखो भैया, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, और मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है? तो भैया देखो, इसको बच्चा ने पढ़ता है, बार बार भूल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो एम के सर जी के द्वारा मेरे भाई, देखो मन करेगा तभी घंटा घंटी दबाना, ठीक है, लेकिन दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आणविक वाले में क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देना, यहाँ पर लिखते हैं 100 ग्राम विलायक में, अच्छा, आणविक वाले में, आणविक उन्नयन स्थिरांक वाले में यहाँ लिखते हैं 100 ग्राम विलायक में, और यहाँ देखो मोल वाले में 1000 ग्राम विलायक में। अच्छा, किसी, यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो, किसी विलेय पदार्थ का, किसी विलेय पदार्थ का
एक मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। अच्छा हाँ यार, यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में, अब बाकी देखो मेरे भैया जो कि यहाँ पर क्या था, 1000 ग्राम विलायक में, सारा खेला देखो वही है। एक मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। अब भैया जब लगाए हो 100 तो कहोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी मोलर, मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक कह दोगे, या भैया कह दोगे आणविक, आणविक उन्नयन स्थिरांक। ध्यान देना भैया, मोलर कहो चाहे आणविक कहो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहेंगे केबी से। ठीक है ना, मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर ताकि बच्चों का जो मतलब कंफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, अब देख भैया यहाँ पर क्या कहोगे, तुमने बोला है यहाँ पर 1000 तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर। ठीक है, यहाँ पर केबी होता है और यहाँ पर केबी डैश होता है। ठीक, अब फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, देखो कंपेयर करो, केबी डैश, यहाँ पर केबी होगा ना, केबी डब्ल्यू इंटू 100 अपान टी, ये वाला। ठीक है, डेल्टा टीबी डब्ल्यू। ठीक है, मतलब देख लेना यहाँ पर ये नहीं रहेगा, गलती थी सर। तो भैया ये हो जाएगा और यहाँ पे देखो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप भैया दिमाग में ये रखना है मेरे शेर बाजों कि मोलर वाले में, मोलर उन्नयन स्थिरांक में, ठीक है, 100 का गुणा करते हैं, जबकि मोलर वाले में 1000 करते हैं। बाकी सब वही रहेगा, पढ़ लेना। मारना है मेरे भाई तो मार लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चल मेरे भाई अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अभी और है, थ्योरी लास्ट में होगा। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का कितना भैया भाग, देखो इतना 68% जलीय विलयन है, मतलब सिर्फ इतना ही जलीय विलयन है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में, ध्यान दो देखो, 68% का मतलब क्या है भैया, अर्थ है कि 100 ग्राम में 68 ग्राम HNO3 जो है उपस्थित होगा 100 ग्राम में। ठीक है, कर रहा है तो सुनो भैया, तो यदि विलयन का घनत्व कितना दिया है, कितना दिया है, तो करा कि अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। तो जरा देखो भैया, मोलरता के लिए मुझे चाहिए V, यहाँ देखो V, देखो ना फार्मूला क्या है, V चाहिए। ये फार्मूला जो है ना मोलरता वाला, मोलरता वाला सब मेरे भाई जो जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले बेस पर रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका मैं ट्रिक बताया हूं, देख लेना एक बार। तो यहाँ पर V विलयन का आयतन क्या होगा भैया, भार, भार कितना है 100 ग्राम और घनत्व कितना है इतना, तो इसके सहायता से आप निकाल लोगे आयतन। ठीक है, V आ गया, तो W का मान दिया है 68, फार्मूला में दिया है 1000, यम डैश का मान कितना मेरे भाई है 63। ठीक है, मतलब यहां पर 63 ऐसे निकालोगे ना, और ये तुम्हारा हो जाएगा भैया आयतन का मान, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मान भर के लगाना है। ठीक है, मार लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, मार लेना स्क्रीनशॉट को, छोटा कर दें। आंखों में नींदे ना दिल में करार, और छोटा कर दे, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे भाई रुक जाओ। ठीक है ना, इसी बेस पे लगाना है। ठीक है, मां अन्नपूर्णा भैरो बाबा कोई रहा न बाकी। चलो मेरे भाई अब देखो अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान की दृष्टि से 25%, सारे क्वेश्चन मेरे भाई ने एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है ना, ध्यान दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 25% 300 ग्राम, ओ द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% जो है विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान परसेंटेज में बताइए भैया, सांदड़ वाला खेला है। तो ध्यान दो, एक स्टेप में ये करना है, एक स्टेप में ये करना है, फिर जोड़ के सॉल्व करना है भैया। तो 25% विलयन के 300 ग्राम में, तो 25% का मतलब हो गया 25/100 हो गया भैया, परसेंटेज ना यहाँ पर है, 25/100 हो जाएगा इंटू 300 ग्राम, तो आया 75 ग्राम। मतलब 300 ग्राम का निकाल दिए 25% कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा 75 ग्राम होगा।
तो 400 ग्राम का मेरे भाई 40% कितना होगा? 160 ग्राम होगा। निकाल लेना ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो भैया कुल द्रव्यमान कितना हुआ, इसको जोड़ दोगे, इतना आ गया, ठीक है ना। मिश्रण का भैया कुल द्रव्यमान कितना है? 300 था, 400 था, ये हो जाएगा 700 ग्राम। या मिश्रण दिया था ना, देखो यहाँ पे क्या दिया था, 300 ग्राम और ये 400 ग्राम, 700 हो जाएगा। अब जो निकाले हो उसको इसमें जोड़ देना। अब देखो, अब मिश्रण का द्रव्यमान परसेंटेज भैया आप बताओ, कुल खेला कितना है? 700 का है। जैसे मान लीजिए आप जो है मतलब एग्जाम दे रहे हो, आपका टोटल नंबर जो 500 का है, अब पाए हो 400 नंबर, तो क्या लिखोगे? 400 बाई 500 इंटू 100 निकालने के लिए परसेंटेज। तो भैया यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना है? 235 है, और कुल कितना है? 700 है, इंटू 100 कर दो, खेला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में आएगा तो गर्दा गर्दा मचाना होगा, तो आप लोग मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चले मेरे भाई, अभी यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। यदि किसी झील के घनत्व, झील के जल का घनत्व, ठीक है भैया, जल का दिया है, थोड़ा सा ताबड़तोड़ बोलना होता है। देख भैया ये दिया हो गया, ठीक है, ये दिया घनत्व, ठीक है, इतना है और इतने ग्राम में यनए इतना है, तो करा प्रति किलो जल में उपस्थित हो तो झील में यनए प्लस सोडियम प्लस आयन की मोललता, बाबा रे बाबा, मोललता पूछ दिया। तो बता मेरे भाई, मोललता का फार्मूला हम कहे थे ना कि आप लोग फार्मूला बस केवल मेरे भाई जो है चैप्टर के आगे दिया होगा, ठीक है ना, चैप्टर के आगे दिया है मेरे भाई, मोललता मोललता सब दिया है, ठीक है ना, नर्मलता सब दिया है मेरे भाई, उसको जरूर मेरे भाई रगड़ देना, ठीक है, नर्मलता समीकरण, मोललता समीकरण, ठीक है ना, सब दिया है, तो फार्मूले बेस में ही रहेगा। तो अब देख मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। यहाँ भर के देखो, ये डब्लू हो गया 92, दिया है ना 92, और ये 1000 हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये तो फार्मूले का है, और ये हो जाएगा 1000। यहाँ पर जो दिया है ना, देखो ये जो दिया है ये यहाँ वाला भर रहे हैं, और 1000 देखो पहले से ही है, और ये 23 किसका होता है मेरे भाई? सोडियम का होता है ना, और भर, ठीक है, ठीक, भर के लगा लोगे। चल मेरे भाई देखो, अच्छा मारोगे स्क्रीनशॉट? मार लेना मार लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, देखो किस्मत है, आएगा तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। देखो भाई यहां पर सी यू यस की विलेयता गुणनफल, ओ केएसपी का मान दे दिया है, केएसपी का मान दे दिया है। चल भाई, तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता होगी। देख भाई इसको तुम सॉल्व करोगे, ये इसको जब तुम तोड़ोगे मतलब आयन में, तो ये तुम्हारा होगा सी यू पे 2 पॉजिटिव, एस पर 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये चीज तुम डायरेक्ट लिखो ना, के एस पी इक्वल टू होता है यस स्क्वायर, ठीक है ना। तो भैया यस का मान क्या हो जाएगा? रूट में के एस पी, ठीक है ना। तो भैया के एस पी का मान क्या दिया, देखो इसका मान दिया है 6, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर ये दिया, बस ये भर के लगाना है जी, भर दो। अब देखो भैया न्यूमेरिकल लगाने का एक ट्रिक ये भी है कि पेपर में जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको कुछ वैल्यू नहीं निकालने, मतलब नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे केस में आप जो है जहां तक सॉल्व करते बनता है भैया, जब तक है जान, जब तक आप बना रहे हो तब तक जो है उतना बना लीजिएगा, वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा बच्चा जो है रूट में से नहीं निकाल पाया इसका मान ना, तो आप समझदार है, ठीक है ना। देखो -16 है, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, उसका आधा बाहर आ जाएगा, लेकिन √6 का नहीं निकाल पाओगे, इतना ही छोड़ देना, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आंसर ये होगा, ठीक। हम लोग होते तो हम लोग तो कैसे करते, मतलब लिखते यहाँ पर 10 के पावर में -8, ठीक है, और यहाँ पर लिखते रूट में 6, बस छोड़ दिए, ठीक है, मोल प्रति लीटर। क्या करेंगे भैया, रूट में 6 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अरे यहाँ पर 9 होता तो 3 कहते, 16 होता तो 4 कहते, 25, हाँ समझ रहे हो ना, आप समझदार हो। चल भाई, अभी यहाँ पर कह रहा है कि एक अवाष्पशील,
ध्यान दो, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ सब दिया है मेरे भाई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, रुक जाओ। आंखों में नींदे न दिल में करार। देख भाई, यहाँ पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ दिया है, उसका देखो यहाँ पर दिया है मोलर द्रव्यमान यम, ठीक है, ये दिया है। उस भार की गणना कीजिए, अच्छा, जिसमें 114 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% कम हो जाए। अरे यार, बड़ी खेला कर दिया। आप सोचोगे तो देख भैया, 80% वाष्प दाब कम हो गया है। तो देखो भैया, आप राउल का नियम जानते हो ना, तो देखो ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, शुरुआती मानोगे 100, ठीक है, और यहाँ पर पीएस तुमको जो है 80, देखो माने 100, यहाँ पर 80, ये जो दिया 80%, ठीक है। और ऑक्टेन का यम का मान होगा मेरे भाई, यहाँ पर यम का मान 114। अब आपके पेपर में ये वाला मान दिया रहेगा, ठीक है, आपके पेपर में ऑक्टेन का यम का मान दिया रहेगा, ठीक है ना, 114, ठीक है, ये दिया रहेगा। और देखो भैया, छोटका यम क्या है, यहाँ पर 40 है, देखो 40, सारा मसाला दिया रहता है मेरे भाई। वही तो इस खेला होता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, यही होता है कि भैया सारा खेला तुमको दिया रहेगा, बस तुमको पकड़ना रहेगा, ठीक है। ये जो दिया है स्मॉल यम का मान दिया है, और ये जो उस भार की गणना कीजिए जिसमें 114 ग्राम ऑक्टेन, देखो ये ना डब्लू का मान, देखो ग्राम दिया है तो इसका मान खुद दे दिया है 114, और ऑक्टेन का अणुभार भी कितना होता है, 114 होता है, बस मान भरो। देखो 100 माइनस 80 अपान पीएस का मान भी 80, ठीक है, डब्लू यही निकालना तुमको है, 114 यम का मान, इसका मान जो है 40 है, इसका मान हल कर लोगे, ठीक है ना, कर लेना मेरे भाई, मार लो स्क्रीनशॉट, मारना है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बच गया था, परासरण और विसरण क्रिया में विभेद या कुछ भी, ठीक है, परासरण दाब या कुछ कह देगा मेरे भाई, तो इसको भी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, और इसको जरूर पढ़ना मेरे भाई। रुक जा, एक मिनट, ठीक है। परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है। अच्छा, जबकि इसमें जरूरी नहीं है कि भैया अर्ध पारगम्य झिल्ली रहे ही, ठीक है ना। क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 का भैया केमिस्ट्री चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है बाबा। परासरण में विलायक के कण ही केवल एक दिशा में खेला करते हैं, वितरित होते हैं। इसमें विलायक, विलेय भी और विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं मेरे भाई, ठीक है। परासरण में क्या होगा, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर खेला करते हैं। इसमें क्या होगा कि विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर खेला करते हैं। देखो भैया, यहाँ पर विलेय के कण हो गया, यहाँ पर विलायक के कण है, यहाँ पे कम से अधिक है, यहाँ पे अधिक से कम है, ठीक है ना। परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण क्रिया तीनों में होती है मेरे भाई। ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहे थे, वो भी विलयन से, विलयन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है, वन शॉट में सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग समझदार हो, ठीक है मेरे भाई। तो 4 मार्च को पेपर में जब आएगा क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन वन शॉट, ठीक है ना, बच्चा सर्च करता है मेरे भाई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के, न्यूमेरिकल जो भी बन सका है। देख भाई, समय नहीं है ना, आप लोग समझदार हो यार, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग, हाँ एक और है, ठीक है, हार्टले वाला, पता कि नहीं, बर्कले हार्टले विधि द्वारा किसी तनु विलयन के परासरण दाब का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसको भी मेरे भाई एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हो मेरे भाई। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, हर हर महादेव।